चलिए। नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, एथिक एजुटेक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट में पार्ट सी के रूप में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करा दिया था। आज हम फर्स्ट पेपर की ही थर्ड यूनिट का पार्ट बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैनेजमेंट है आपका। तो मैनेजमेंट की स्थितियों को देखते हैं कि आपके मैनेजमेंट में सिलेबस में क्या है। पहले सिलेबस का हम अध्ययन कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ाई किया जाना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो सिलेबस है पार्ट बी का में मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट में हम बात करें कि आपके 5 टॉपिक्स हैं, इसमें 5 अध्याय हैं जिसको हमें देखना है। पहला आपकी मार्केटिंग के बारे में है। मार्केटिंग देखो हाँ, हिंदी में तो हम पढ़ेंगे विपणन और अंग्रेजी में मार्केटिंग। और मैंने कोशिश की है कि विपणन शब्द यूज न करके मार्केटिंग शब्द ही यूज किया है, क्योंकि यदि आपसे विपणन आए तो विपणन लिख देना, वहाँ मार्केटिंग आए तो मार्केटिंग लिख देना। लेकिन जब आप एक्सप्रेस करें तो विपणन की जगह मार्केटिंग ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन आपसे पूछा कि विपणन की परिभाषित कीजिए तो विपणन ही लिखना पड़ेगा जो पूछा जाए। तो हिंदी में आएगा विपणन ही आएगा, विपणन मिश्र आएगा। लेकिन यदि 50 शब्दों में आपको लिखना पड़े तो फिर वो विपणन की बजाय मार्केटिंग शब्द यूज लिखेंगे करेंगे तो एग्जामिनर समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा वो। इस बात को भी देखना है। तो इसमें मार्केटिंग की अवधारणा के संबंध में इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा वो कर दिया, या सिलेबस में थोड़ा सा एक गड़बड़ झाला सा है। आप सीधा ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं मार्केटिंग का। आप पहले तो बताइए कि इसका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग का। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स आपको पता होगा तभी तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स तो आपके मार्केटिंग के आजकल आ गए ना, जैम पोर्टल आ गया है, ई कॉमर्स सिस्टम आ गया है। तो ये सारी चीज़, सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस प्रकार से बनती है। और पुराना जो सिस्टम था हमारा, पुराना सिस्टम डीलरशिप का, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, एजेंसीज का, उस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। तो समझिए आप, यहाँ मार्केटिंग किसकी। अब आप सोचोगे भाई मार्केटिंग किसकी करें। यहाँ मैं भी जब शुरुआत में मैं जब नोट्स तैयार करवा रहा था तो मेरे भी कन्फ्यूजन हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो एग्जाम से लिख रहे हैं हम, और मार्केटिंग किसकी है, एंटरप्रेन्योरशिप किसकी। फिर बात यह है कि हमें दोनों कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना है। हम ये चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट में की जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को प्रशासन में प्रयोग करना है। जैसे मान लो आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज पता है, मार्केटिंग के टाइप्स पता है, मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, तो आप उसको प्रशासन में शिफ्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रशासन भी तो एक प्रोडक्ट देता है। सर्विसेज नामक का प्रोडक्ट बेचता है प्रशासन, बेचता है कि नहीं बेचता जनता को। अब वो किस आधार पे देता है, गुणवत्तापूर्ण देता है, किस तरीके से देता है, वो चीजें हो गई इसमें। इसमें अवधारणा में 2 प्रकार की अवधारणाएं हैं हमारे पास में। एक तो परंपरागत धारणा है, एक आधुनिक धारणा है। आधुनिक धारणा, और सिलेबस में आपके आधुनिक धारणा है। दूसरा इसमें विपणन मिश्र है, मार्केटिंग मिक्स है इसमें, मार्केटिंग मिक्स। और ये मार्केटिंग मिक्स में 4P की अवधारणा है अपने। एक वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 4P पढ़ा था हमने, और यहाँ भी 4P सिद्धांत है। उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये हो गया। और वो जो 4P का सिद्धांत है ना वहाँ, अ, वो है पर्पज, प्रोसेस, प्लेस और पर्सन, स्थान, व्यक्ति, वो वाली चीजें हैं। वो आपका संगठन निर्माण का तरीका है। ये चीजें हो गई। अब इसमें जो आती है हमारा 4P, इसमें 4P सिद्धांत है। दूसरा इसमें क्या है आपका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में ही पढ़ें तो बेटर रहेगा। हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM है ये, SCM। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सब सिलेबस तो ये कहता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, पता ही नहीं आपको।
नहीं, हिंदी तो पता रहेगी ना, इतनी सी तो नॉलेज हम रखते होंगे कि हिंदी इंग्लिश से वो है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इसलिए मैं सिलेबस का वो करवा रहा हूँ। और तीसरा प्रचालन तंत्र है। अब प्रचालन तंत्र को क्या नाम दिया है इन्होंने? क्या है प्रचालन तंत्र को? लॉजिस्टिक्स सिस्टम। हाँ, हाँ, प्रचालन तंत्र को इन्होंने लॉजिस्टिक सिस्टम कहा है। अब बताओ, अब प्रचालन तंत्र हिंदी में पढ़े तो आदमी वो हो जाए, अंग्रेजी में लॉजिस्टिक्स सिस्टम कहा गया है, लॉजिस्टिक सिस्टम। अब ये लॉजिस्टिक सिस्टम क्या है? देखो हिंदी में तो बैठेगा ही नहीं। अब आप कहेंगे ना कि साहब हिंदी भी पता होनी चाहिए, हिंदी माध्यम से हम दे रहे हैं। आप हिंदी में तो प्रचालन तंत्र है। आप क्या सोचोगे कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो गतिविधियां की जाती है वो ऑपरेशनल गतिविधि कहलाती है, जिसे प्रचालन गतिविधियां कहते हैं। ऐसे टप्पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे आप? हाँ, प्रचालन बिल्कुल। वो प्रचालन का अंग्रेजी शब्द होता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल तो आप ऑपरेशनल क्या करोगे? प्रोडक्ट को बनाने वाली गतिविधियां। नहीं, ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन बिल्कुल, जैसे मैंने ये कहा ना कि लॉजिस्टिक सिस्टम पूछ रहा है, ये प्रचालन तंत्र पूछ ही नहीं रहा। अब यहाँ ऑपरेशनल सिस्टम, मार्केटिंग में ऑपरेशनल सिस्टम की क्या जरूरत है? ऑपरेशनल सिस्टम तो प्रोडक्ट बनाने तक रहता है। ऑपरेशन का काम क्या है ऑपरेशन तंत्र का? कि आप प्रोडक्ट जब तक बने तब तक ऑपरेशन तंत्र का काम है, उसके बाद ऑपरेशनल सिस्टम खत्म। उसके बाद मार्केटिंग में तो लॉजिस्टिक्स चलता है। बेसिकली आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके वो वेयर हाउसेज, गोडाउन्स, है ना, आपके ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, ये सारे लॉजिस्टिक्स में आते हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान लेकर जाओगे या सामान को रखोगे तो उसका कुछ ना कुछ सिस्टम तो होना चाहिए ना। वो सिस्टम ही हमारा लॉजिस्टिक्स मिक्स है, लॉजिस्टिक्स सिस्टम है जिसको हमें जानना है। और आपका है ई कॉमर्स है, ई मार्केटिंग है, ई कॉमर्स। अब यहाँ देखो इन्होंने गड़बड़ गड़बड़ कर दी। ई मार्केटिंग, ई विपणन, और यहाँ व्यवसाय कर दिया केवल। ई बिजनेस, ई बिजनेस है ये। ई व्यवसाय तो व्यवसाय ही कर दिया, ई को खा गए। सोचिए ना आप। बिजनेस मॉडल। और आरएस का सिलेबस तैयार कर रखा है साहब हमने, स्पेशली हमने कमेटी बिठाई। कमेटी बिठाकर पैसे दिए, बड़े बड़े नाम थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता ऐसे। सारे सारे एक्सपर्ट थे जी। अब मैं किसका किसका नाम लूं, किस किस को दोष दूं मैं? आपको मुश्किल से 100 150 टॉपिक्स तैयार करवाने थे, वो भी आप सही ढंग से नहीं करा पाए। और वो भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करा पाए तो आपके पैसे क्या? और आपको पता है कि इन्होंने कोई 5 6 महीने लगाए थे, 5 6 महीने का 2.5 लाख रुपए पर मंथ का हिसाब वेतन भत्ता लगा लो इनका कमेटी का। हाँ, एक व्यक्ति का। हाँ, और क्या, 6 महीने में दिया तब लगा लो ना सीधा। 15 लाख रुपया एक मेंबर को गया होगा। 1 करोड़ रुपए में सिलेबस तैयार हुआ है आपका। ये हाल है जिसमें भी ये स्थितियां हैं कि पता नहीं क्या कर रखा है। ये चीज है। तीसरा आपका निगम आचार नीति है, कॉरपोरेट एथिक्स है ये। कॉरपोरेट एथिक्स। अब ताज्जुब की बात यह है कि आप एथिक्स, एक तरफ तो एथिक्स में डाल रखा है, यहाँ भी कॉरपोरेट एथिक्स डाल रखा है, और लोक प्रशासन में भी आप कॉरपोरेट गवर्नेंस डाल रहे हैं। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो आप? और कह रहे हैं नहीं जी हमने तो शब्द हटा दिए, तुम्हारे तो आज तक नहीं हटे ये शब्द। जो अनावश्यक शब्द थे, जो सिस्टम, मतलब पहले इससे भी ज्यादा उल्टा सीधा हो रहा था पहले के सिलेबस में देखे तो, अभी भी नहीं किया। कॉरपोरेट एथिक्स तो यहाँ है, कॉरपोरेट गवर्नेंस आपके लोक प्रशासन में है, और सीएसआर का मैटर कुछ उसमें है आपके एथिक्स में है। अब बताओ क्या करें? नहीं, सारे याद आएंगे वहां तो। वहाँ तो बस यही करना है हमें कि कोशिश करने हैं।
मतलब कोशिश कीजिए मैं तो देखिए, मैं यदि बिजनेसमैन बनूंगा तो मेरे तो कॉन्सेप्ट्स अलग रहेंगे। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये रहेगा कि नेटवर्थ बढ़ानी है मुझे, और टर्नओवर बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है, नेटवर्थ बढ़ाना है। और कोशिश करनी है कि, क्योंकि टैक्स तो मुझे वैसे भी 30% से वो देना है। जब 30% देना है तो मैं एम्प्लॉयज को दूंगा ना, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े। सरकार को देखकर भी मैं क्या कर लूंगा। हाँ, काम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल। वो इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी, यदि कोई व्यक्ति 10,000 का है, उसको मैं 20,000 रुपये दूँ, तो बताओ वो तो खुश हो जाएगा ना, उसका तो घर चलेगा शानदार। आज स्थिति है कि जो टाइपराइटर मैंने पिछले 2 साल से लगा रखा है, उस टाइपराइटर को पता है कि जिस दिन मेरी तनख्वाह आती है ना, मैसेज आता है, उस दिन उसकी तनख्वाह जाती है, पहले ही सूट में सारे के सारे पैसे। और वो यूं कहता है कि जब मैंने बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे काम किया, जिनका बहुत अच्छा कारोबार चलता था, कभी आज तक उन्होंने एक मुश्त पैसे नहीं दिए मुझे। और आपकी स्थिति है कि आपने देखा कि तनख्वाह आ गई तो तनख्वाह इधर से तो मैसेज आता है मेरा, और उसको जाती है तनख्वाह। तो वो वाली चीजें हैं, और तनख्वाह भी अच्छी मिलती है उसको। और एंजॉय जितना कर सकता है वो करिए। मतलब जब, हाँ वो तो मालिक है, मालिक है वो तो खुद ही। और खुद ही तय करता है सारी चीजें, किस तरीके से करना है, कैसे करना है। वो अपनी मर्जी से आता है सुबह, शाम को अपनी मर्जी से जाता है। और जिस दिन छुट्टी कर ली, वो भी अपनी मर्जी से करता है। लेकिन ये बात है उसकी, कि वो जब काम करता है पूरे डेडिकेशन के साथ करता है, पूरा करता है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि जो लोग हम उसको परेशान कर करके करते हैं, वो वैसे ही कर देता है। 5 घंटे भी लगातार, वो 5 घंटे तो करेगा ही काम। और मुझे लगता है 5 घंटे से ज्यादा आउटपुट कोई देते भी नहीं होंगे, 8 घंटे में दे देते हैं, बताइए। आधा घंटा तो लंच में गया आपका, आधा घंटा चाय पानी में गया, 1 घंटा तो यही हो गया, 1 घंटे बातचीत में हो गया, 2 घंटा, तो 6 घंटे का ही आया ना। यहाँ नॉन स्टॉप 5 घंटे का या 6 घंटे का। हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स में तो नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर्स में तो नहीं होता। बैठते भी है, हाँ ये बात है। हाँ वो बातें अलग है। अब दूसरा हमारा, हाँ दूसरा हमारा क्या है इसमें, दूसरा ये अच्छा टॉपिक है जो आपको जानने की जरूरत है। ये धन के अधिकतमीकरण की अवधारणा है, इसको बोलेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओ मैक्सिमाइजेशन ऑफ मनी या वेल्थ। वेल्थ है ना, सिलेबस में वेल्थ है। वेल्थ का हमें मैक्सिमाइजेशन करना है। अब मैक्सिमाइजेशन करना है तो इसके तरीके बता रखे हैं इन्होंने। पहला तो वित्त के स्रोत, पहले तो मैक्सिमाइजिंग ऑफ मनी में, मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ में क्या करेंगे, लाभ बढ़ाएंगे कि नेटवर्थ बढ़ाएंगे। नेटवर्थ बढ़ाने पे फोकस होगा। ये दो प्रकार के उसमें रहेगा, एक तो प्रॉफिट ओरिएंटेड, एक नेटवर्थ ओरिएंटेड। दूसरा इसमें ये बता रखा है आपका, वित्त के स्रोत, सोर्स ऑफ फाइनेंसेज, सोर्स ऑफ फाइनेंसेज। इसमें आपका सोर्स में एक अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से हैं और लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से हैं। ये दो प्रकार के सोर्सेज हैं। लॉन्ग टर्म तो कौन से होंगे, जो आप स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहे हो। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में कौन से आएंगे, जो आप दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वर्किंग कैपिटल का यूज करते हो, वो आपके लॉन्ग शॉर्ट टर्म में आएंगे। तो ये हो गया आपका। तीसरा इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल। क्या आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, बताइए। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर्स में है कि पूंजी जो है, पूंजी क्या होती है, जो उत्पादन गतिविधियां करती हो, जो उत्पादन गतिविधियां करती हो, ऐसी चीजों की बात हमें यहाँ करनी है। और उत्पादन गतिविधियों में पूंजी के रूप में क्या होगी, मशीनरी हो गई आपकी, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। ये स्ट्रक्चर्स के बारे में करना है, और किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी देती है, इन चीज़ों को जानना है। और लाभों का विभाजन है। अब इसमें डिवीजन ऑफ, डिविडेंड है कि शेयर है, प्रॉफिट है। बिल्कुल हाँ, इसमें सारे आ जाएंगे।
पूरा आएगा इसमें। हाँ हाँ, ये बॉन्ड डिबेंचर, इक्विटी बॉन्ड डिबेंचर सारे आ जाएंगे इसमें। और इसमें हम देखेंगे कि ये जो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार की पूंजी आएगी, जिसमें हम देखते हैं कि बैंक भी आजकल कौन सी गतिविधियां करने लग गए हैं कि सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करते हैं। जो आपने सुना होगा कि ट्रेजरी बिल, टी बिल सुने होंगे आपने, प्रोमिसरी नोट पढ़े से होंगे, वो सारे आएंगे इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर्स में। हाँ, जो मैंने आपको इकोनॉमी में पढ़ाया था, याद होगा आपको, कुछ शॉर्ट उसमें बताया था लास्ट टाइम पे, रिचा से वो खाए थे अपन ने, है ना, उस दिन कैपिटल स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहे थे बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स में। हाँ, वो आ गई तो। हाँ हाँ, ये अब हम बात करें कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के, देखिए इसमें सिलेबस में आपका क्या है, बैंकिंग कॉन्सेप्ट है और नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज है। अब बताओ, ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स है। अब ये बैंकिंग नॉन बैंकिंग मैंने इसमें तो नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है क्योंकि बैंकिंग आप पढ़ चुके हैं, वाणिज्यिक बैंक पढ़ चुके हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पढ़ चुके हैं, निजी बैंक पढ़ चुके हैं। ये यहाँ बताने की जरूरत है क्या? नॉन बैंकिंग में मैंने उसी चैप्टर में जिसमें बैंकिंग पढ़ाया था ना, आप हमारे शॉर्ट उसमें जाओगे ना, इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स में, उसमें नॉन बैंकिंग भी बता रखा है कि जो या तो जमाएं स्वीकार करते हो या अ, ऋण ऋण प्रदान करते हो। हाँ, जो उसमें बताए थे तो वो एनबीएफसी हो गए आपके। एनबीएफसी के बाद में आपका आगे वित्तीय संस्थान, वो शेयर बाजार, बताओ, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट बोलिए, शेयर मार्केट भी है इसमें। और शेयर मार्केट है तो किस तरीके से कामकाज करता है, बोलिए। शेयर मार्केट में पूरा सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट के साथ में सेकेंडरी मार्केट भी इसमें आता है। दूसरा है इसमें एमएनसीज, एमएनसीज का इशू, ये मैंने इसमें करवा दिया था। शेयर मार्केट में एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज का जो इश्यूज है वो मैंने इसमें डलवा दिया था। एफडीआई और एफआईआईज है बस, ये मैंने लास्ट में डलवाया था, एफआईआईज है। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। ये हो गया। अब तीसरा है आपका प्रबंधन की। ये मैनेजीरियल बिहेवियर है। टेस्टिंग हो जाएगी हमारी ये भी कि ये 30,000 कमाई कम का है कि नहीं है, इससे, है ना। मैनेजीरियल बिहेवियर है ये तो लिख नहीं रखा, लेकिन बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर में आता है आपका लीडरशिप आती है, कम्युनिकेशन स्किल आती है, मोटिवेशन आता है और डिसीजन मेकिंग आती है। चार चीजें आती है इसमें। जब चार चीजें आती है तो इसमें क्या क्या है आपके सिलेबस में, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं। अब बताओ कि ये कौन बताएगा इन चीजों को, अलग डायमेंशन है कि नहीं है, पूरा एमबीए का थॉट है कि नहीं है, ये एमबीए है पूरा, प्योर एमबीए। आप यदि एमबीए करेंगे तो इन्हीं को ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ये चीजों को। ये चीजें एक होना चाहिए था, एक अलग से होना चाहिए था इसका। हाँ, अब चार की बजाय छह पेपर कर देते, लेकिन आनंद तो आता ना। चार की जगह छह पेपर कर देते, क्या फर्क पड़ता है, दो पेपर और पढ़ा। हाँ, दूसरा इसमें एक आपका क्या है, लीडरशिप, लीडरशिप की थ्योरी है एक तो आपके, और स्टाइल है, दो चीजें हैं इसमें, थ्योरी एंड स्टाइल। वो हमने तरीके बता रखे हैं आपको किस तरीके से करना है। दूसरा इसमें क्या है आपका, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मोटिवेशन थ्योरी है, मैंने क्रम बनाया है, मोटिवेशन थ्योरी है।
तीसरा इसमें आपका दो ही है, ना तो इसमें निर्णय निर्माण है ना ही कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन स्किल्स को इसमें अभिवर्ती एटीट्यूड है। बताओ, एटीट्यूड आपका एथिक्स में आना चाहिए था, जो इसमें है। एटीट्यूड एंड वैल्यूज, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ये आपके एथिक्स के टॉपिक्स हैं जो यहाँ दे रखा है। इसमें आपके ग्रुप बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, चुअल बिहेवियर, और साथ में इसी में टीम बिहेवियर भी है, इसमें टीम बिल्डिंग भी है, एंड टीम बिल्डिंग। अब तीनों में अंतर जानेंगे कि ग्रुप बिहेवियर और टीम बिल्डिंग में अंतर क्या है। एक तो एक ही हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, चार ये हो गया, पांच। पांचवें पे हमारा है इसमें हाँ, संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, ये मैनेजमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैंने बताया था ना आपको, वो एक मैनेजमेंट गुरु का वो आया था कि हमें रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला कॉन्फ्लिक्ट संगठन में बनाए रखना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। एक टाइम मैनेजमेंट है, आपको कैसे करना है बढ़िया तरीके से। ये टाइम मैनेजमेंट वहाँ भी है और स्ट्रेस मैनेजमेंट वहाँ बिहेवियर में भी है। बताओ। और टेंशन मैनेजमेंट है, ये टेंशन मैनेजमेंट उसमें भी है। टेंशन, ये अभिप्रेरणा में देख लेंगे हम, मोटिवेशन में देख लेंगे, मोटिवेशन थ्योरी में सब देखना पड़ेगा आपको। आपका ये जो है इसमें क्या है कि एक तो ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, एंड इवोल्यूएशन है, आकलन, इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन भी मैंने तैयार किया है। तो ये सारा प्रबंधकीय व्यवहार है। और चौथा आपका है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, इस एंटरप्रेन्योरशिप में एक तो इंक्यूबेशन है, उद्भवन है। उद्भवन क्या होता है? उद्भवन का मतलब होता है इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन सेंटर है ना, वो है ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे। इंक्यूबेशन है, इसमें स्टार्टअप्स है, इसमें स्टार्टअप्स के बाद में आपका यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न के बाद में है उद्यम पूंजी को क्या बोलेंगे, वेंचर कैपिटल है, कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स है आपके, एंजल इन्वेस्टर्स। ये सारे के सारे आपके एंटरप्रेन्योरशिप में है। अब हम बात करते हैं कि आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन, पांचवें नंबर पे आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन। ये असेंशियल सर्विसेज है, इनका भी प्रबंधन किया जाता है। क्या क्या है असेंशियल सर्विसेज में? आप एक तो शिक्षा है, दूसरा आपका स्वास्थ्य है, और तीसरा आपका पर्यटन है शायद, है ना? तीन ही सेवाएं हैं। हम्म, हाँ बिल्कुल सारा है। 67 का, रेस्मा 1971 का है, रेस्मा एक्ट, एस्मा एस्मा एक्ट है। हाँ, ये तो एजुकेशन में तो ये एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, जो ये पढ़ते हैं ना एजुकेशनल मैनेजमेंट 11th, मतलब जूनियर लेक्चरर की तैयारी करने के लिए शैक्षणिक प्रबंधन 40 अंक का आता है, वो है इसमें। और स्वास्थ्य और हेल्थ केयर एंड वेलनेस में ये हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर है, हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर है, जो अभी आयुष्मान भारत में इन्होंने लिया है। तीसरा आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी है इसमें। ये तीन चीजें हैं आपके सिलेबस में जिस पर हमें बात करनी है। ठीक है।
कितने टॉपिक्स हैं, ये इतना बड़ा टॉपिक्स है, इसमें अपन कोशिश करेंगे कि बुधवार बृहस्पतिवार तक हो जाए, रोज एक एक लेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो चले, करें शुरुआत करें इसमें। हम्म। हम्म। वो नहीं चली। हम्म। हम्म। चश्मा भी ऐसे होगा, हमारा तो अंधा चश्मा हो गया। हम्म। बेसिकली हमने ये इस रूप में दिया है, सारे के सारे टॉपिक्स दिए हैं। दूसरा हमारा धन के अधिकतमीकरण सिद्धांत के बारे में है। तीसरा हमने ये डाला है, चौथा प्रबंधकीय व्यवहार में इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी है। उद्यमिता के अवधारणा में ये सारी बातें बताई है। अत्यावश्यक सेवाओं में हमने ये बताया है। अब हम बात कर रहे हैं सीधा, सिलेबस में तो है आपकी मार्केटिंग, लेकिन मैं, और टॉपिक है आपका मैनेजमेंट, मतलब पार्ट तो है मैनेजमेंट का, और टॉपिक हो रहा है मार्केटिंग का। और जब तक आप मैनेजमेंट ही नहीं जानेंगे तो क्या मार्केटिंग, क्या एंटरप्रेन्योरशिप, क्या मैक्सिमाइजिंग ऑफ वेल्थ करेंगे, बोलिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधन के कार्य बता रखे थे, वहां मैंने स्किप कर दिया था। आपको पता है बहुत सारी चीजें मैंने स्किप की है। कुछ चीजें मैंने गुरु, अभी तो इसमें कुछ चीजें बिहेवियर में पढ़ा दूंगा, कुछ चीजें मैं एथिक्स में पढ़ा दूंगा, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना कहाँ क्या है। क्योंकि 2 दिन का खेल है, पढ़ाई तो पूरी आपको करनी है, ऐसे नहीं है एग्जाम में तो इसमें कैसे आ गया, मैं तो उसको एथिक्स में पढ़ के गया था, ये मत बोलिएगा। आपको चारों के चारों सब्जेक्ट इस प्रकार से तैयार करने के एक शॉट में पढ़ जाए आप लास्ट टाइम पे जाके। तो हम सबसे पहले प्रबंधन